Bismillahirrahmanirrahim. This is the next chapter, and in this one we will discuss how the atoms are arranged with respect to each other at the atomic level. Okay, so if we relate the energy and the packing, then this is a schematic where we can see as the atoms tends to get closer to each other, then the average distance between these atoms tends to decrease. And as the distance between the atoms tends to decrease, the system goes towards stability because the overall energy of the system is going down. So जब भी सिस्टम की एनर्जी ओवरऑल डिक्रीज होती है तो सिस्टम जो है ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो जाता है. ठीक है, एज यू कैन सी इफ द पैकिंग इज क्वाइट लूज, then the average distance between the atom is not will not be equal to the bond length, and this value is going to be shifted, the R value is going to be shifted. R, if you can say, the average value between two atoms is not going to be a low value, it is not going to be a bit higher value. Higher value means कि अभी एनर्जी जो है वो भी मज़ीद कम हो सकती है. इट मीन्स कि दिस सिचुएशन स्टेप इज़ नॉट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल. यहाँ से मज़ीद एनर्जी कम हो सकती है वी इम्प्रूव द पैकिंग ऑफ द मटेरियल. ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि एटॉमिक लेवल पे जो एटम्स हैं दे आर पैक्ड, दे आर डेंसली पैक्ड एंड दे आर पैक्ड इन ऑर्डर. देयर इज एन ऑर्डर्ड पैकिंग ऑफ द एटम्स एट द एटॉमिक लेवल. ठीक है, और इस यहाँ पे जो एवरेज डिस्टेंस होगा बिटवीन द एटम, ठीक है, वो इस पैकिंग से ऑफ कोर्स कम होगा. जिसे आप देख भी सकते हैं लूज पैकिंग है, ये डेंस पैकिंग है, तो ओवरऑल आर की वैल्यू कम होगी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू फिर ओवरऑल एनर्जी वैल्यू भी कम होगी. सो लो एनर्जी वैल्यू मीन्स मोर स्टेबल सिस्टम. सो दैट्स वाई atoms tends to arrange themselves in a dense ordered packing because it leads to smaller interatomic distances and more stable system. ठीक है, इसी चीज़ को हम इससे हम देख सकते हैं कि मटेरियल जो हैं वो उसे हम ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल्स कह सकते हैं. एक क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं, एक नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं जिन्हें अमॉर्फस भी कहते हैं. क्रिस्टलाइन मटेरियल्स मींस वो मटेरियल जिसमें एटॉमिक अरेंजमेंट जो है पीरियोडिक है. देख लें यहाँ पे एक हेक्सागोन सिस्टम बना हुआ है, इसके साथ ये भी हेक्सागोन है, ये भी हेक्सागोन है, इसी तरह का एक प्रॉपर अरेंज्ड सिस्टमैटिक पैटर्न है यहाँ पे. ठीक है, इस टाइप की अगर अरेंजमेंट है एटम्स की, दिस कॉल्ड अ क्रिस्टलाइन मटेरियल. ठीक है, देयर यूजुअली एटम्स आर पैक्ड इन पीरियोडिक 3D अरेज. ठीक है, यूजुअली मेटल्स, मोस्टली सिरेमिक्स और कुछ पॉलीमर्स वगैरह इसी अरेंजमेंट में होते हैं. ठीक है, हम अगर नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की बात करें तो ये वो मटेरियल जिसमें जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है या पीरियोडिक पैकिंग है वो नहीं होती. देखिए यहाँ पे एटम्स पीरियोडिकली अरेंज्ड है, यहाँ पे पीरियोडिकली अरेंज्ड नहीं है. तो ये सिस्टम जो है ये एनर्जेटिकली ज़्यादा स्टेबल है, ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसकी निस्बत ये कम स्टेबल है. लेकिन क्या होता है कि फास्ट कूलिंग की वजह से आमतौर पर सिस्टम इतना अरेंजमेंट होने का टाइम नहीं मिलता, तो उस वजह से थोड़ा सा रैंडम रह जाता है स्ट्रक्चर. तो इस रैंडम स्ट्रक्चर को आमतौर पे जिसमें पीरियोडिक या अरेंजमेंट या ऑर्डर नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस मटेरियल. जितने भी ग्लासेस हैं जो आमतौर पर ट्रांसपेरेंट विंडो ग्लासेस हो गए या पीने के लिए जिस आमतौर पर ग्लासेस होते हैं, वो सारे के सारे नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस मटेरियल के बने होते हैं. ठीक है, तो आमतौर पर अमॉर्फस मटेरियल्स को ग्लासेस भी कहते हैं. सो ग्लासेस समटाइम्स जो है कंफ्यूजिंग टर्म बन जाती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ग्लास जो है नॉन क्रिस्टलाइन की सेंस में भी यूज़ होता है वर्ड. सो ग्लासी फेज और ग्लास कैन आल्सो मीन नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल. तो जो डेली इनकाउंटर जो ट्रांसपेरेंट ग्लास को जो आप इनकाउंटर करते हैं देखते हैं आप, वो ग्लासी मटेरियल का बना होता है जो नॉन क्रिस्टलाइन होता है या अमॉर्फस होता है. ठीक है, उसे हम ग्लास भी कहते हैं एज ए मटेरियल, और ग्लासी फेज के तौर पे भी हम उसके लिए यूज़ करते हैं टर्म. सो क्रिस्टलाइन मटेरियल वो है जिसमें पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल है, जिसे देख ले पीरियोडिक अरेंजमेंट है. ठीक है, सेटअप जो प्रॉपर मतलब अरेंज्ड हैं एटम्स एक 3D रिपीटेड फैशन में है. यहाँ पे रैंडम स्ट्रक्चर है, रैंडम स्ट्रक्चर को नॉन क्रिस्टलाइन कहते हैं, अमॉर्फस भी कहते हैं. ऑर्डर स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइन मटेरियल कहते हैं. नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल को समटाइम्स ग्लास भी कहते हैं. ठीक है, अब
क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है इनकी डेंसिटी आमतौर पे ज़्यादा होती है नॉन क्रिस्टलाइन से। फॉर द सेम मटेरियल, ये भी देखें, ये भी सिलिकॉन ऑक्सीजन का बना हुआ है, ये भी सिलिकॉन ऑक्सीजन का है, लेकिन इसमें पीरियोडिक अरेंजमेंट है तो आमतौर पे इसकी डेंसिटी जो है थोड़ी कम होगी, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये चीज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स की स्टैकिंग को। हाउ दिस इज़ रिलेटेड टू द एटम्स, क्योंकि हम एटम्स को बहुत सारे केसेस में हम इस तरह कंसीडर करते हैं कि ये जो है ये एक आप इस तरह कह लें हार्ड स्फेयर्स हैं। हम एटम्स को हार्ड स्फेयर्स के तौर पे असूम करते हैं और डील करते हैं। अगर एटम्स को हम हार्ड स्फेयर्स कह सकते हैं तो इट मीन्स के हार्ड स्फेयर की जो भी स्फेरिकल शेप्स होंगी उनको हम एटम्स की तरह डील कर सकते हैं, ठीक है। सो हम जो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे वो एटॉमिक लेवल के लिए करेंगे, लेकिन सेम कंसेप्ट कैन बी यूज टू द डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जिस तरह ये अरेंजमेंट है फ्रूट्स की यहाँ पे, या कैनन बॉल्स की अरेंजमेंट है। अब कैनन बॉल जो हैं जो शिप्स वगैरह में लोड किए जाते थे उसके लिए ऑफ कोर्स शिप में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, तो जितनी एफिशिएंट पैकिंग हो सके कैनन बॉल्स की, या जितनी एफिशिएंट स्टैकिंग हो सके कैनन बॉल्स की, स्टैकिंग मीन्स एक दूसरे के ऊपर रखा जा सके उन्हें जितना एफिशिएंटली, स्पेस एफिशिएंटली, उतना वो बेहतर होगा। कम स्पेस यूज़ करेंगे उतना हम उसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कैनन बॉल्स की या फ्रूट्स की, ये हाईली पीरियोडिक पैकिंग है इन मटेरियल्स की, ठीक है। और एटम्स भी एटॉमिक लेवल पे इस तरह एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये खास टाइप की कह सकते हैं कि पैकिंग है जिसे आमतौर पे एफसीसी पैकिंग कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, ठीक है। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है इन सिस्टम्स का जो आपस में पैकिंग की हुई, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, स्पेस एफिशिएंट यही है जिसमें कम स्पेस के अंदर ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो जिस तरह एटम्स को अगर हम स्फेरिकल बॉल्स, स्फेरिकल हार्ड स्फेयर असूम करें, तो हार्ड स्फेयर असूम करते हुए जो उसके लिए हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट अरेंजमेंट हम सोचते हैं, वही अरेंजमेंट नेचर में इस डिफरेंट चीज़ों के लिए हम यूज़ भी कर रहे हैं डेली लाइफ के अंदर भी, ठीक है। अब हम जाते हैं अगर नेक्स्ट, अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हमने क्रिस्टल की बात की, तो क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल इज अ सॉलिड मटेरियल हुज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे एटम्स हो गए, ठीक है, आर अरेंज्ड इन ऑर्डरली रिपीटिंग पैटर्न इन ऑल थ्री स्पेशल डिमेंशंस। सो क्रिस्टल क्या होगा? इसमें पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगी, ठीक है, और एक ऑर्डरली रिपीटेड पैटर्न होगा, ठीक है, इसे हम क्रिस्टल कहेंगे। तो जो ऑर्डरली रिपीटिंग पैटर्न होगा या जो ऑर्डर होगा उसमें या रिपीटिंग पैटर्न होगा वो कई टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो जिस टाइप का होगा उसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। जिस तरह फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये सारे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं ये डिफरेंट रिपीटिंग पैटर्न्स हैं कि किस तरह स्फेरिकल बॉल्स को या एटम्स को अरेंज किया जा सकता है पीरियोडिकली एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जब ये एक स्ट्रक्चर जो लेट्स से ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एक एटम जिस तरह अरेंज्ड है या इस तरह अरेंज्ड है, तो इन एटम्स ये जिस स्टाइल में अरेंज्ड है, ठीक है, उसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। सो मिनिमम क्योंकि पता है कि जो एटम्स एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं वो मिलियंस ऑफ एटम्स, बिलियंस ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। सो इतने सारे जो एटम्स एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड हैं, तो वो सिंपलेस्ट यूनिट जो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो कर सके, दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल। वंस अगेन मैं आपको बताता हूँ कि एटम जो होते हैं वो एक पीरियोडिक एंड रिपीटिंग फैशन के अंदर अरेंज्ड हैं। बिलियंस ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, लाखों करोड़ों एटम हो सकते हैं, ठीक है। वो जब रिपीटिंग पैटर्न के अंदर अरेंज्ड है तो जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न है, ठीक है, जो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की या एटॉमिक अरेंजमेंट की प्रॉपर्टीज बता सकता है, जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न होगा उसे हम यूनिट सेल कहेंगे। इज द सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन द क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस जो है वो मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स जहाँ के ऊपर एटम होना चाहिए इन थ्योरी, ठीक है। इन प्रैक्टिस अगर वहाँ पे मिसिंग है एटम तो उसे हम आमतौर पर डिफेक्ट्स कहते हैं, उसे हम बाद में आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आमतौर पे जो क्रिस्टल के जो यूनिट सेल्स हैं, जो क्रिस्टल्स जो है वो एनआइसोट्रोपिक होती हैं। एक क्रिस्टल जो है वो एनआइसोट्रोपिक होगी। आइसो मीन्स सेम, सो आइसोट्रोपिक मीन्स सेम इन ऑल डायरेक्शंस, एनआइसोट्रोपिक मीन्स डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जिस तरह एक यूनिट सेल जो है, ये क्रिस्टल जो है, कॉपर क्रिस्टल जो है उसमें अगर एटम इस लाइन में अरेंज्ड हैं, इस लाइन में भी अरेंज्ड हैं, इस ऊपर को लाइन में भी अरेंज्ड हैं, तो इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी इसकी, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में डिफरेंट होंगी, ठीक है।
सो हम इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट हाउ वी कैन डिफाइन डिफरेंट डायरेक्शंस एट द एटॉमिक लेवल, ये भी हम डिस्कस करेंगे, एंड हाउ वी कैन डिफाइन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एट द एटॉमिक लेवल, किस तरह हो सकती है एटॉमिक अरेंजमेंट, उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट हम स्ट्रक्चर एक डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, ये है कि सिंपली लेट्स से एटम जो इस तरह स्फेरिकल बॉल्स हैं एक दूसरे के ऊपर सिंपली स्टैक की हुई हैं। एक यहाँ पे बॉल है, बिल्कुल इसी की लाइन में आगे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इस तरह एटम्स 3D में अरेंज्ड है। इसी के ऊपर बिल्कुल सीध में यहाँ पे सेंटर के ऊपर एक और एटम, एक और बॉल पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह ये जो अरेंजमेंट होगा पूरा इस तरह एटम्स का, ठीक है, इसे हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कहेंगे। इस सिंपल क्यूबिक को हम इस तरह भी व्यू कर सकते हैं। इस तरह किस तरह व्यू कर सकते हैं? ये सिंपलेस्ट यूनिट है इसका, इसे यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, अब इस तरह के यूनिट सेल जो है इसे 3D में रिपीट करता जाए तो ये क्रिस्टल बन जाएगी, बहुत बड़ी क्रिस्टल बन जाएगी जिसमें मिलियंस ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, so once again unit cell is the simplest and smallest part of the crystal which shows all the characteristics and symmetries of the crystal structure। और जब इस क्रिस्टल इस यूनिट सेल को हम 3D में रिपीट करें, 3 डायमेंशन में रिपीट करें, यू विल एंड अप विद द क्रिस्टल। ठीक है, तो इसके साथ इसी तरह का एक और क्यूब ऐड कर दें, यहाँ पे ऊपर नीचे क्यूब ऐड कर दें, तो ये जो पार्शियल नज़र आ रहे हैं एटम्स ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली यूनिट सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि पोर्शन ऑफ एटम आता है, होल एटम नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकली हमने डिफाइन किया है एक स्मॉलेस्ट पोर्शन, प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स पूरा एटम ही होगा। क्योंकि ये मिलियंस ऑफ एटम्स हैं तो उसका एक स्मॉल पोर्शन हम इसमें मैथमेटिकली जो इसमें डिम सा नज़र भी आ रहा है उससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उससे फिर हम डिस्कस करते हैं सो एज वी कैन अंडरस्टैंड बेटर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेट्स से इस तरह एटॉमिक अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशन या ऊपर तक जा रहा है, इस साइड को हर डायमेंशन में जा रहा है, इसका स्मॉलेस्ट पोर्शन इस तरह है। ठीक है, नेचर में इस टाइप की क्रिस्टल्स ग्रो भी करती हैं, वैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इतना कॉमन नहीं है। ठीक है, तो फ्यू सिस्टम्स अकर इन द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें जब हम इसकी बात करें, यूनिट सेल की बात करें, ठीक है, ये क्यूबिक है, इट मीन्स कि इसका जो रिपीटिंग यूनिट है ये क्यूब की फॉर्म में है। हम इस कोर्स में सिर्फ क्यूबिक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है उन्हें डील करेंगे। इसमें सिंपल क्यूबिक एक टाइप है, सिंपल क्यूबिक के अंदर ये यूनिट सेल जो ये क्यूबिक शेप का होता है। तो क्यूब के आप देख लें, यहाँ पे अगर कॉर्नर पे एक एटम है तो इसमें 2-3 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। एक है कि ये जो यूनिट सेल है इसके अंदर कितने एटम्स हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे जो एटम है वो आप देख सकते हैं एक पोर्शन है उसका काउंट हो रहा है। ठीक है, कितना पोर्शन काउंट होगा ज़रा इस पे सोचें। इस यहाँ पे जब किसी स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की इमेजिनेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, काफ़ी मुश्किल होगा अगर आप इमेजिनेशन आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें इमेजिन काफ़ी करना पड़ता है। यू हैव टू गो टू द एटॉमिक लेवल और वहाँ पे आप समझें कि जब एटम्स अगर स्फेयर की फॉर्म में हैं तो ऑफ कोर्स उनकी कोई ना कोई अरेंजमेंट होगी। ठीक है, किसी ना किसी ऑर्डर्ड पैटर्न के अंदर वो खुद को अरेंज करेंगे तो उसमें जो स्पेसिस कम से कम होंगी और एफिशिएंट पैकिंग होगी। ठीक है, वो अरेंजमेंट बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं जिसमें से सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। उसका यूनिट सेल जो है उसकी शेप आपके सामने है। ठीक है, इसके अंदर से एक समझ लें क्यूब कट कर लिया। इस क्यूब का जो कॉर्नर का एटम है वो कितना पोर्शन उसका कट होगा। ठीक है, अब ये सोचें इसके ऊपर। अब ये याद रखें जो कॉर्नर एटम जो है वो 1/8 काउंट होगा। क्यों 1/8 काउंट होगा? क्योंकि 1/8 पोर्शन इस क्यूब के अंदर आ रहा है। किस तरह 1/8 आ रहा है? अब इस क्यूब में आप समझें कि इस साइड पे भी एक क्यूब है, लेट से इस साइड पे भी क्यूब है, इस साइड पे भी क्यूब है, नीचे भी क्यूब है। जब इन क्यूब्स को आपस में ऐड करेंगे तो क्रिस्टल बन जाएगी। सो अगर ये एक एटम 8 क्यूब्स के साथ शेयर हो रहा है तो इट मीन्स कि 1 क्यूब के अंदर 1/8 पोर्शन आएगा। ऐसा ही है, आप इस तरह समझें कि लेट्स से अगर एक एटम जो है वो 8 क्यूब्स के अंदर शेयर हो रहा है, ठीक है, 1 एटम है
8 क्यूब्स में शेयर हो रहा है तो 1 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 8th पोर्शन जो है इस कॉर्नर में होगा, बाकी जो है वो दूसरे क्यूब्स में होगा। ठीक है, अब 8 क्यूब्स कैसे पता चले, एक इस साइड पे क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि एक इस साइड पे क्यूब आ जाएगा, एक इस साइड पे क्यूब, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ से नीचे 4। ठीक है, इसी तरह इसके इस साइड पे भी क्यूब होगा, आप इस तरह समझ लें, या फिर यहाँ पे ज़रा एक इस साइड पे क्यूब, एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसके ये कॉर्नर से इस साइड पे भी क्यूब आएंगे जो समझ लें स्क्रीन से बाहर की तरफ सरफेस आ रही है। या इस तरह वंस अगेन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से क्यूब्स हैं, ये लेट्स से 4 क्यूब्स मैं इकट्ठे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से ये 4 क्यूब्स हैं, 1 2 3 4। ये आपकी सरफेस नज़र आ रही है, इससे नीचे हैं लेट्स से, तो सरफेस से आपको किस तरह के नज़र आएंगे, एक क्यूब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये उनकी टॉप सरफेस है 4 क्यूब्स की, इन्हें आपस में इकट्ठा रख दिया आपने। तो ये आप यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है इन चारों का, ठीक है, तो यहाँ पे एक एटम है, तो इस सरफेस के ऊपर आप देख लें कि इस सरफेस से नीचे भी 4 क्यूब्स होंगे, 4 क्यूब्स इस सरफेस से ऊपर होंगे। ठीक है, जो इसके ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब समझ लें ये जो सरफेस है जो एक फर्श है, ठीक है, फ्लोर के ऊपर आप देखें, कोई इमेजिन करें 4 टाइल्स लगी हुई हैं, 4 टाइल्स जो हैं समझ लें वो एक क्यूब्स के अपर 4 पोर्शंस हैं। ठीक है, सरफेस पोर्शंस हैं, तो आपस में ज्वाइन की हुई, यहाँ पे कॉर्नर पे एक एटम है। अब इसी तरह इन सरफेस जो आपको नजर आ रहे हैं इनके ऊपर भी 4 क्यूब रखे जा सकते हैं, तो 4 और 4 8 क्यूब हो गए। तो ये एटम 8 क्यूब्स में जब शेयर हो रहा है तो क्या बनेगा, इस कॉर्नर का यहाँ पे पोर्शन 1/8 होगा। ठीक है, 1/8 हो गया, तो एक कॉर्नर पे 1/8 एटम एक क्यूब के अंदर आएगा। ठीक है, अब समझ एक स्फेयर है, अगर एक स्फेयर 8 क्यूब्स में शेयर हो रहा है तो इट मीन्स कि या 8 रूम्स में शेयर हो रहा है, आप कह लें एक रूम भी आप क्यूब असूम कर लें एक रूम को, तो एक रूम के कॉर्नर में एक एटम है। ठीक है, अब वो एटम 8 रूम्स के साथ शेयर हो रहा है या 8 क्यूब्स के साथ शेयर हो रहा है, तो एक रूम के अंदर या एक क्यूब के अंदर वो 1/8 पोर्शन उसका आएगा। ठीक है, तो टोटल इस पूरे क्यूब के अंदर कितने एटम हो गए, ये जरा सोचें, सोच रहे हैं, चलें इस तरह देख लेते हैं। लेट्स से एक कॉर्नर के ऊपर 1/8 एटम्स हैं। ठीक है, एक क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं, सोचें, एक क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं। आप उसे आप एक क्यूब को आप अपने रूम को देख लें, रूम भी लेट्स से एक क्यूबिक रूम है आपका, असुम कर लेते क्यूबिक है, तो देखिए उसके कितने कॉर्नर्स हैं, काउंट कर लें, 8 कॉर्नर्स होंगे। ठीक है, अगर 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पे 1/8 एटम है तो क्या होगा, 1/8 मल्टीप्लाई बाय ये 8 कॉर्नर्स, तो टोटल एक क्यूब के अंदर 1 एटम होगा। ठीक है, 1/8 यहाँ से, 1/8 यहाँ से, 1/8 यहाँ से, 1/8 यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से जब काउंट करेंगे सारे पोर्शन, तो टोटल 1 एटम जो होगा वो एक क्यूब के अंदर होगा। ठीक है, सो इट मीन्स के 1 यूनिट सेल के अंदर 1 एटम होगा, जो अगर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में चीज़ें अरेंज्ड हैं। ठीक है, अगर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोई भी स्फेयर्स या एटम्स अरेंज्ड हैं तो 1 यूनिट सेल के अंदर एक एटम आएगा। ठीक है, 1/8 कर काउंट करेंगे तो 1 बनेगा एटम। ठीक है, अच्छा आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा करते हैं कि ना एक मैं आपको ना वीडियो भी दिखाता हूँ ताकि ज़रा बेहतर इस चीज़ को ना समझ सकें। Okay, here is the video. If you could travel within a crystalline solid, you would see the particles, atoms, ions, or molecules arranged in a regular array. Here, the spaces are greatly exaggerated, but in reality, the particles are packed close together. The unit cell of a crystal structure is the smallest portion that defines the structure. Stacking unit cells next to each other in all 3 directions gives the structure.
Many elements and simple compounds have unit cells from the cubic crystal system. Let's examine the three types of cubic unit cells. All cubic unit cells have particles at the corners of a cube. The simple or primitive cubic unit cell has particles at the corners only. In reality, the particles lie as close to each other as possible. Note that the particles touch along the cube edges but not along a diagonal in the face or along a diagonal through the body. By slicing away parts that belong to neighboring unit cells, we see that the actual unit cell consists of portions of the particles. When the cells pack next to each other in all three dimensions, we obtain the crystal. If we fade the others out, you can see the original group of 8 particles within the array and the unit cell within that group. We find the number of particles in one unit cell by combining all the particles' portions. In the simple cubic unit cell, 8 corners, each of which is 1/8 of a particle, combine to give 1 particle. A key feature of a crystal structure is its coordination number, the number of the nearest neighbors surrounding each particle. In a simple cubic array, any given particle has a neighboring particle above, below, to the right, to the left, in front, and in back of it for a total of 6 nearest neighbors. The body-centered cubic unit cell has a particle at each corner and one in the center, which is colored pink to make it easier to see. With full-size spheres, you can see that the particles don't touch along the edges of the cube, but each corner particle does touch the one in the center. The actual unit cell consists of portions of the corner particles and the whole one in the center. 8/8 give 1 particle, and the one in the center gives another for a total of 2 particles. In this tiny portion of a body-centered cubic array, you can see that any given particle has 4 nearest neighbors above and 4 below for a total of 8 nearest neighbors. The face-centered cubic unit cell has a particle at each corner and in each face, which are colored yellow here, but none in the center. The corner particles don't touch each other, but each corner does touch a particle in the face, and those in the faces touch each other as well. The actual unit cell consists of portions of particles at the corners and in the faces. 8/8 at the corners gives 1 particle, and half a particle in each of 6 faces gives 3 more, for a total of 4 particles. In this tiny portion of a face-centered cubic array, notice that a given particle has 4 nearest neighbors around it, 4 more above and 4 more below for a total of 12 nearest neighbors. Stacking spheres shows how the 3 cubic unit cells arise. Arrange a layer of spheres in horizontal and vertical rows. Note the large diamond-shaped space among the particles. Placing the next layer directly over the first gives a structure based on the simple cubic unit cell. Those larger spaces mean an inefficient use of space. In fact, only 52% of the available volume is actually occupied by spheres. Because of this inefficiency, the simple cubic unit cell is seen rarely in nature. A more efficient stacking occurs if we place the second layer over the spaces formed by the first layer, and the third layer over the spaces formed by the second. That simple change leads to 68% of the available volume occupied by the spheres and a structure based on the body-centered cubic unit cell. Many metals, including all the alkali metals, adopt this arrangement. For the most efficient stacking, shift every other row in the first layer so the large diamond-shaped spaces become smaller triangular spaces, and place the second layer over them. Then the third layer goes over the holes visible through the first and second layers. In this arrangement, called cubic closest packing, spheres occupy 74% of the volume. Note that it is based on the face-centered cubic unit cell. Many elements,
covalent compounds, and, as you'll see in the next two examples, ionic compounds adopt cubic closest packing. Sodium chloride adopts the sodium chloride or rock salt structure, as do many other alkali, halides, alkaline earth oxides and sulfides, and other ionic compounds. Picture separate face-centered cubic arrays of chloride ions and sodium ions as they approach and interpenetrate each other. The smaller sodium ions fit in the holes between the larger chloride ions and the NaCl unit cell. Zinc sulfide adopts the zinc blend structure, as do the copper-1 halides and several other compounds. If face-centered cubic arrays of zinc ions and sulfide ions approach and interpenetrate slightly offset from each other, each ion becomes surrounded tetrahedrally by 4 of the other ions. Note the blinking zinc ion and the 4 sulfides. You can see the relative positions in this slightly expanded view of the zinc blend unit cell.